नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तेलंगाना में क्यों आदिवासियों ने किया आईटीडीए ऑफिस पर पथराव, नागालैंड में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी 4 महिलाएं, आदिलाबाद में कोलम आदिवासियों के हालात बदतर और मध्य प्रदेश से एक ग्राउंड रिपोर्ट। एमबीबी पोल में जबलपुर स्टेशन का नाम गौंड रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाने की मांग पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे जनजातीय भाषाओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के उतनूर मंडल में आदिवासियों ने आईटीडीए कार्यालय पर किया प्रदर्शन और पथराव, 11 समुदायों को एसटी सूची में शामिल नहीं करने की मांग। नागालैंड में पहली बार 4 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इस बार राज्य को मिल सकती है पहली महिला विधायक। तेलंगाना के आदिलाबाद में बद से बदतर हालात में जी रहे कोलम आदिवासी बिजली, सड़क और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। मध्य प्रदेश के एक गांव से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। एमबीबी पोल में जबलपुर स्टेशन का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाने की मांग पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना के उतनूर मंडल में आदिवासियों के पथराव के चलते तनाव फैल गया है। सोमवार को उतनूर मंडल केंद्र में आदिवासियों ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी यानी आईटीडीए परियोजना अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया। जानकारी के मुताबिक ये लोग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में 11 समुदायों के नाम जोड़े जाने के प्रस्ताव से नाराज हैं। आदिवासी अधिकार संगठन तुदुम देब्बा के नेतृत्व में आदिवासी उतनूर पहुंचे थे। आदिवासियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो लंबाडा, वाल्मीकि बोया, बेदार, किराटक, निषाढ़ी, पोड्डा बोया, तलियारी, चुंदुवल्लू और खेती लंबाडा, भात मथुरा और चमार मथुरा को एसटी सूची में जोड़ने के अपने फैसले से जुड़े प्रस्ताव को वापस लें। आदिवासियों के मुताबिक अगर इन समुदायों को एसटी की सूची में शामिल किया गया तो वो सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अवसर खो देंगे। साथ ही प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने सरकार से बिना किसी शर्त के जल्द से जल्द वन भूमि की जुताई के लिए आदिवासियों को पट्टे जारी करने की भी मांग की। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें 10 फरवरी को ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन 11 समुदायों को शामिल करने के लिए केंद्र को सिफारिश करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। और अब खबर है नागालैंड से। नागालैंड की 14वीं विधानसभा के लिए 27 फरवरी 2023 को मतदान होगा। इस चुनाव में 13 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पुरुषों के तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन राजनीति में इनकी हिस्सेदारी शून्य है। नागालैंड में एक भी महिला विधायक नहीं है। 14 विधानसभा चुनावों में राज्य में एक भी महिला नहीं जीती हैं, पर इस बार 4 महिला उम्मीदवार इस इतिहास को बदलने की मंशा से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। स्थानीय पार्टी एनडीपीपी सहित बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी ने सोशल एक्टिविस्ट और यूथ नेट की संस्थापक हेकानी जाखलू को दीमापुर 3 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। जाखलू को 2018 में नारी शक्ति अवार्ड मिला था। साथ ही पार्टी ने 8वीं पश्चिम अंगामी विधानसभा क्षेत्र से सलहोतु ओनुओ क्रूज को भी मैदान में उतारा है। क्रूज एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो पिछले 24 सालों से नागरिक समाज संगठनों में एक्टिव रूप से काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अनुभवी महिला नेता काहुली सेमा को टिकट दिया है। 57 वर्षीय काहुली सेमा एटोइजू से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। काहुली लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर इन चीफ का पद संभालने वाली केवल दूसरी नागा महिला रही हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद राजनीति में कदम रखा।
उधर कांग्रेस की तरफ से 58 वर्षीय रोजी थॉमसन को टैनिंग सीट से मैदान में उतारा गया है। वो 1980 के दशक से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। नागालैंड की सभी 60 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इस बार राज्य की 60 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 184 उम्मीदवारों में से 4 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में राज्य को अपनी पहली महिला विधायक मिल जाए। यहां बताते चलें कि नागालैंड में आदिवासी संगठनों के दबाव की वजह से अभी तक स्थानीय निकायों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं हो सका है। और अब नागालैंड से एक बार फिर तेलंगाना लौटते हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में कोलम जनजाति के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा समुदाय के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर बच्चों की शिक्षा और भविष्य इससे प्रभावित हो रहा है। कोलम समुदायों के गांवों में ना तो बिजली है, ना ही आंगनबाड़ी केंद्र। ये लोग घने जंगलों के बीच रहते हैं और यहाँ सड़क भी नहीं बनी है। बच्चे ही नहीं, समुदाय के ज्यादातर लोग कुपोषण और खून की कमी यानी अनीमिया के शिकार हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र न होने की वजह से बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और ना ही इन्हें पौष्टिक भोजन मिल पाता है। कुमराम सुरु युवा सेना के जिला महासचिव कुमार राजू ने बताया कि इन लोगों ने बेला मंडल, गणेशपुर, कोलमगुड़ा के नारनूर मंडल और निशनी घाट में मसाला डुबगुडा, चित्रुगीड़ा और दौना गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी है। आपको बता दें, कोलम समुदाय विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी में शामिल है। पुराने आदिलाबाद जिले में लगभग 60,000 कोलम आबादी है। पिछले कई वर्षों में इन क्षेत्रों पर ध्यान न देने के चलते इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आपको याद होगा, इसी महीने की 1 तारीख को संसद में पेश बजट के केंद्र में आदिवासी विकास को बताया गया है। खासकर पीवीटीजी समुदायों के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए इस मिशन के तहत साफ पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं कुपोषण से लड़ने और अनीमिया को खत्म करने के लिए भी सरकार ने राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। आदिवासियों के विकास के इन दावों के बीच हमारी टीम पिछले दिनों मध्य प्रदेश में थी। टीम ने आदिवासियों के बीच जाकर जमीनी हालात समझने की कोशिश की। कुपोषण से लड़ने के लिए जमीन पर क्या किया जा रहा है, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं ये ओढ़ारी गांव है, मोहगांव ब्लॉक है और मंडला ज़िला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सरकार आजकल विकास यात्राएं चला रही है। इन विकास यात्राओं में ज़िला के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने उनके लिए विकास के क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नई योजनाएं शुरू हुई हैं। और हम भी मंडला ज़िले के गांवों में आजकल घूम रहे हैं, यही देखने के लिए कि यहाँ के आदिवासी गांवों में कितना विकास हुआ है, राज्य सरकार जो विकास के दावे कर रही है वो कितने सही हैं। तो ये ओढ़ारी गांव की आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी वो केंद्र होता है जहाँ छोटे बच्चों को पोषण यानी कि उनको कुपोषण से बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आंगनवाड़ी में होता है। तो इस आंगनवाड़ी का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आंगनवाड़ी का भवन है और आंगनवाड़ी केंद्र ओढ़ारी सेक्टर सिंगारपुर विकासखंड मोहगांव ज़िला मंडला। ऊपर देखेंगे आप तो पानी की टंकी लगी हुई है और नीचे यहाँ पर ये बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमलता टिकाम। प्रेमलता टिकाम। तो प्रेमलता जी ये बताइए कि आप अकेली स्टाफ हैं यहाँ पे? जी। एक ही स्टाफ होता है आंगनवाड़ी में? नहीं, 2 होती हैं। वो मैडम है, रिटायर हो गई हैं। हाँ हाँ, मई जून की हैं। पिछले साल मई जून में रिटायर हो गई।
तो तब से किसी को और अपॉइंट नहीं किया गया है? अब डाली होंगी तो उनकी तो पता ही नहीं है। लेकिन आप अकेली चला रही हैं, पिछले साल मई 2022 से आप अकेली चला रही हैं यहाँ पे। और कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 0 से लगा 5 साल के 31 बच्चे हैं। 31? जी 31? जी। अच्छा, लेकिन आज तो 4-5 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये। कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं, वो अपने माँ बाप के साथ में काम में गए हैं, वहीं ले गए हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ हैं तो छोड़ के चले गए हैं, तो वे अपने बड़ी बहन के साथ में स्कूल चली गई हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसा होता है कि कुछ माँ बाप मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, जी तो और कुछ छोटे बच्चे जो हैं उनके भाई बहन स्कूल लेके चले जाते हैं उनको, और माँ बाप वो भी खेत में काम करने के लिए चले वे जाते हैं। लोग भी कुछ बाहर गए हैं बच्चों को छोड़ के। अच्छा, छोटे बच्चों को छोड़ के उनके भाई बहनों के भरोसे मजदूरी करने चले जाते हैं, और जो खुद स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ही अपने भाई बहनों को संभालते हैं, इसलिए वो आंगनबाड़ी नहीं आ पाते हैं। तो आंगनबाड़ी में आप आपका क्या क्या काम है? बच्चों को क्या क्या देती हैं, खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, क्या क्या करती हैं आप? बिस्किट आ रहे हैं, बिस्किट दे रही हूँ। हाँ। और पैकेट आ रहे हैं गर्भवती और छोटे बच्चे 0 से 6 माह तक के बच्चे को दे रही हूँ पैकेट। और फिर खाना ला देते हैं तो खाना खिलाती हूँ। खाना कौन ला देता है? वो समूह वाले। अच्छा, तो कब लाते हैं वो खाना? वो 12 साढ़े 12 बजे लाते हैं। 12 साढ़े 12 बजे लाते हैं। और गर्भवती महिलाओं को भी के लिए भी खाना आता है, पैकेट आता है? जी। और छोटे बच्चों के लिए भी? तो जो जिनके माँ बाप बाहर चले गए, जो अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, तो उनको भी देती हैं खाने का पैकेट आप? नहीं, उनको नहीं देती हूँ। जो रोज खाने वाले बच्चे हैं उनको पैकेट नहीं देती हैं। हाँ हाँ। और उनसे छोटे हैं उनको देती हूँ, जैसे 0 से 6 साल के बच्चे हैं। अच्छा महीने 6 अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये आदिवासी इलाकों में जब आप जाते हैं मध्य प्रदेश के, हमने झाबुआ में भी देखा है, खरगोन में भी देखा, जिसको निमाड़ का इलाका कहा जाता है, ये महाकौशल का इलाका है, मंडला ज़िला है। यहाँ पर भी ज़्यादातर आदिवासी गांवों में हमने देखा है कि मजदूरी की तलाश में दूर दूर चले जाते हैं। छोटे बच्चों को उनके भाई बहनों के भरोसे ही यहाँ छोड़ दिया जाता है या साथ ले जाते हैं। इससे उनकी शिक्षा तो प्रभावित होती ही है, पोषण भी प्रभावित होता है। इस आंगनबाड़ी के भीतर का एक कमरा थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उपलब्ध है। विकास यात्रा चल रही है सरकार की, तो क्या क्या विकास हुआ थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है, एक हॉल है, अभी छत पे प्लास्टर नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में ही छत डाली गई है। और इधर कुछ चार्ट लगे हुए हैं, भारत के फ्रीडम फाइटर्स के चार्ट लगे हुए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी भी उन चार्ट में मौजूद हैं, महात्मा गांधी भी, जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है ना। बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, शिवराम राजगुरु हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सावरकर भी हैं। तो ये दीवार पर है। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खिड़की जो है उस पर लालिमा योजना का एक कैलेंडर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इसमें बच्चों, किशोरी, बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और एनीमिया उन्मूलन के लिए लालिमा योजना है। एनीमिया यानी खून की कमी, कमज़ोरी, और बच्चों और ख़ास तौर पर लड़कियों में, यंग लड़कियों में ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और अभी जब बजट पेश किया गया 1 फरवरी को संसद में, तो सरकार ने कहा कि सिकल सेल फ्री, यानी कि सिकल सेल जो बीमारी है उससे मुक्त आदिवासी भारत होगा जल्दी ही, ऐसी योजना है सरकार की। ये कोना देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोरे में पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ खिलौने हैं। ये शायद बच्चों के वज़न करने की मशीन है, क्योंकि आंगनवाड़ी में लगातार ये जिम्मेदारी दी गई है यहाँ जो काम करती हैं उनको, कि वो बच्चों के वज़न और उनकी लंबाई को नापें, जिससे कि उनके विकास को समझा जा सके, उनको पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये एक बाईं तरफ ये एक हिस्सा है, ये शायद ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन अभी छत नहीं बनी है इसकी। और ये 2 कमरे हैं जिसमें कुछ सामान या रजिस्टर वगैरह शायद रखने की योजना है।
अभी मेन हॉल की छत डाल दी गई है, विकास यात्रा चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही यहाँ पर जो कार्यालय है इसकी भी छत डल जाएगी। ये बाथरूम नहीं है क्या इधर? बाथरूम किधर है? पीछे जी। अच्छा, आप बैठिए, मैं देख लेता हूँ। पीछे की तरफ शौचालय, आइए देख लेते हैं एक बार। इसके पीछे, अच्छा ठीक है। तो शौचालय बताया है पीछे है, वहाँ तक पहुँचना ही, छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल के, आप समझ सकते हैं कि उनको काफ़ी कष्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें यहाँ आना है। और ये हैं शौचालय, ये लीजिए साहब, ये देखिए विकास यात्रा का इससे अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। ये लीजिए, ये है बाथरूम। ये आंगनवाड़ी है और जैसा हमने दिखाया था ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, पाइप आए हुए हैं यहाँ पे। और इसी आंगनवाड़ी की दीवार पर अगर आप देखेंगे, इसी आंगनवाड़ी की दीवार पर देखिए, ये विकास यात्रा के बारे में लिखा गया है। हमारे गांव में दिनांक 13/2/2023 को विकास यात्रा आएगी। उक्त अवसर पर सभी ग्रामीण अतिथियों का स्वागत है। आगमन समय 3 बजे से 4 बजे तक। निवेदक ग्राम पंचायत बड़झर। और उसके नीचे ही आप देखेंगे कि अभी विकास की धारा जो है वो पूरी तरह से बह रही है, किसी तरह की बाधा नहीं है, कोई टैप इसमें नहीं लगाया गया है। तो ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी की टंकी लगा दी गई है, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी है। लेकिन इस आंगनबाड़ी का मीटर हमने जब देखा, अंदर है मीटर, आइए देख लेते हैं मीटर चलता है कि नहीं। आइए मीटर भी देख ही लेते हैं एक बार, फिर भीतर जाना पड़ेगा। आइए, तो ये मीटर लगा हुआ है और मीटर पे अभी रीडिंग आनी बाकी है। शायद या तो पावर कट होगा इसलिए रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास यात्रा में जो शामिल लोग हैं या जो यहाँ सरकार चला रहे हैं, जो विकास का दावा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ज़मीनी सच्चाई भी देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ लेकर मैं भी भारत की टीम आपके लिए जल्दी ही मध्य प्रदेश से लौटेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट्स आपको पसंद आ रही होंगी। आदिवासी भारत को समझने में थोड़ी सी आसानी आपको ज़रूर हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, जबलपुर के रेलवे स्टेशन का नाम गौंड रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाने की मांग की जा रही है। ये मांग बीजेपी के स्थानीय सांसद कर रहे हैं। क्या ये पहचान की राजनीति के सहारे आदिवासियों के असली मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश है? अपनी राय बताएं। इस सवाल के जवाब में हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में 69% लोगों ने माना कि ये मांग आदिवासी वोट हासिल करने की कोशिश है, जबकि 13% लोगों के मुताबिक ये एक जायज मांग है। वहीं 17% लोगों का मानना है कि ये एक जायज मांग है, लेकिन पलायन, विस्थापन और रोजगार के मुद्दे भी उठने चाहिए। तो वहीं 1% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मध्य प्रदेश में काफी समय से कई जगहों और रेलवे स्टेशन के नाम आदिवासी राजाओं और नेताओं के नाम पर बदले जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने सोमवार को 155 साल पुराने जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने स्टेशन का नाम ऐतिहासिक गोंडवाना साम्राज्य की आदिवासी रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की मांग की है। राकेश सिंह ने कहा, रानी दुर्गावती हमारी पूर्वज थीं। हमें उस जगह का हिस्सा होने पर गर्व और विशेषाधिकार महसूस करना चाहिए जहां रानी दुर्गावती रहती थी।
उनका शासन और जल प्रबंधन और वीरता अद्वितीय थी। जबलपुर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जबलपुर स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। रानी दुर्गावती 24 जून 1564 को जबलपुर जिले में नरई नाला के पास मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राकेश सिंह की इस मांग में बेशक कोई बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आदिवासियों से जुड़े कुछ और जरूरी मसलों पर भी बात करें। मसलन जबलपुर मंडला इलाके में नर्मदा पर बने बरगी बांध के लिए आदिवासी बड़ी संख्या में विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में आदिवासियों को पलायन करना पड़ता है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी कई विधानसभा सीटों पर काफी प्रभाव रखने वाले आदिवासियों को जीतने के लिए कोशिश कर रही है। 8 जिलों वाले जबलपुर राजस्व मंडल में कई आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। यहां कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस से मामूली अंतर से हार गई थी। तब कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षित 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें 2011 की जनसंख्या जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी 1.53 करोड़ से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के कुल 7 करोड़ निवासियों में से इसकी हिस्सेदारी करीब 22% है। आदिवासियों के पास राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से आरक्षित 47 सीटों के साथ सत्ता की कुंजी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राज्य की 35 और विधानसभा सीटों पर भी 50,000 से ज्यादा आदिवासी मतदाता मौजूद हैं। हमारी टीम हाल ही में जबलपुर मंडला के दौरे से लौटी है और हमारी YouTube चैनल पर आप इस इलाके से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे विश्व मातृभाषा दिवस के बारे में। हर साल आज का दिन विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। भारत के हर राज्य, हर कोने में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। किसी भी देश की संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन और पहचान उसकी भाषा से जुड़ी होती है। आदिवासी समुदायों में भी अपनी कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। सबों की अपनी अपनी मातृभाषा है, लेकिन समय के साथ साथ इनमें से कई भाषाएं लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। दरअसल धीरे धीरे आदिवासी परिवार शहरों में बस रहे हैं। वो रोजगार के लिए अपने जल, जंगल, जमीन और पहचान को पीछे छोड़ रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी मातृभाषा पर भी पड़ता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भले ही सिर्फ 22 आधिकारिक भाषाएं हों, लेकिन देश में करीब 20,000 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें से कई भाषाओं का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठानों तक ही सीमित है। वहीं कई आदिवासी भाषाएं सिर्फ बोली जाती हैं, इनकी लिपि नहीं है। यूनेस्को के मुताबिक 10,000 से कम लोगों द्वारा बोले जाने वाली कोई भी भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा है। यूनेस्को ने भारत की 42 भाषाओं को संकटग्रस्त कहा है। एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में लगभग 780 भाषाएं हैं, जिनमें से करीब 600 पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इन 600 भाषाओं में बड़ी संख्या आदिवासी भाषाओं की है। इनमें पौड़ी, कोरकू, हल्दी, माउची, मोरन, तांगसा, एटन जैसी भाषाएं शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में लगभग 250 भाषाएं लुप्त हो गईं। कभी देश के कुछ हिस्से में अधुनी, दीची, घल्लू, हिलगो, कटगी नाम की भाषाएं हुआ करती थीं। अंडमान में वो भाषा साल 2010 में गायब हो गई और सिक्किम में साल 2015 में मांझी भाषा खत्म हो गई। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।